हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। मेरे साथ मेरी एक स्टूडेंट है भावना, जिनकी इस बार AIR 50 आई है CSIR नेट में। आज हमारे साथ वो सारे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल भावना, वेलकम टू बंसल बायोलॉजी। थैंक यू सो मच मैम। एंड भावना, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर AIR 50। कैसा लग रहा है आपको इतनी अच्छी रैंक निकाल कर CSIR में? मैम नॉर्मली फील हो रहा है, बस थोड़ी सी खुशी है कि 2 डिजिट रैंक एक्सपेक्ट नहीं करी थी। तो अभी मेहनत का इतना अच्छा रिवॉर्ड मिला है तो खुशी तो है। बस थोड़ा सिंक इन होने में टाइम लग जाएगा। सो आई थिंक आपके शायद एग्जाम्स बहुत अच्छे गए होंगे, इसी के लिए आपको एक्सपेक्टेड कहीं ना कहीं होगा कि आपके इतनी अच्छी रैंक आने वाली है एग्जाम देने के बाद। नो मैम, मैं तो एग्जाम हॉल के बाहर आके रोना स्टार्ट कर गई थी कि पता नहीं कैसा एग्जाम हुआ है। मैम मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थी पेपर देने के बाद। तो वो एक ये तो एक मतलब बोल सकते सरप्राइज था मेरे लिए। मुझे नहीं पता था कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी। अरे वाह! सो आप बता सकते हो आपकी कौन सी शिफ्ट थी, परसेंटाइल कितने थे और मार्क्स कितने थे आपके? यस मैम, मेरी इवनिंग शिफ्ट थी और मेरा परसेंटाइल स्कोर था 99.86। बट मार्क्स मैंने कैलकुलेट नहीं किए, बट आई एम श्योर 125 प्लस होंगे। 99.86 परसेंटाइल बहुत ही अच्छी परसेंटाइल है। सो कैसा लग रहा है आपको? साथ-साथ आपकी फैमिली को कैसा लग रहा है? मैं ये पूछना चाहूँगी क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमको देखते हैं पढ़ते हुए, मेहनत करते हुए, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन है? मैम वो भी बहुत खुश है, बिकॉज जब हम पढ़ते हैं तो वही दिन रात हमें देखते हैं मेहनत करते हुए। कभी थक जाते हैं या नहीं हो रहा तो वो तो देखते ही, ऑब्वियसली वो खुश तो होते ही, उनको प्राउड तो फील होता ही है डेफिनेटली। डेफिनिटली। सो भावना, आप अपने बारे में बता सकते हैं आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? आप अपनी MSc कर रहे हैं, हो चुकी है, कहाँ से की है? ये सब बता सकते हो? मैम मैम मैं JNK से हूँ, कठुआ डिस्ट्रिक्ट से। और मैम मैंने अपनी बैचलर्स और मास्टर्स जो है बॉटनी में करी है फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। और मैम लास्ट ईयर मैंने जब मैं मास्टर्स के फाइनल सेमेस्टर में थी तो मैंने नेट का एग्जाम दिया था। तब मेरा LS क्लियर हो गया था। और इस बार मैंने अभी 6 मंथ्स का ड्रॉप लेके फिर से दिया तो फाइनली JRF हो गया। सो आपने अच्छे से प्रिपरेशन की। जो 6 महीने का टाइम था, इसमें आपने पूरे मन लगा के अच्छे से क्लास में जुड़कर अच्छे से आपने प्रिपरेशन की। यस मैम, यस मैम। सो भावना, आपने कितनी यूनिट्स टारगेट की थी इस बार CSIR के लिए? मैम ऑलमोस्ट 12 यूनिट्स करे थे, बस एक zoology वाला पोर्शन छोड़ दिया था बिकॉज मेरा बैकग्राउंड बॉटनी से है। तो मुझे उसको करना ठीक नहीं लगा, तो मैंने ऑलमोस्ट 12 यूनिट्स किए थे। बट और अगर बहुत अच्छे से बोलो तो 10 तक। 10 आपने बहुत अच्छे से किए थे। कौन से ऐसे 2 थे जो आपने इतने अच्छे से नहीं किए थे? मैम एक डाइवर्सिटी वाला पोर्शन जो है उसमें मैंने सिर्फ बॉटनी प्रिपेयर करी थी। और जो अप्लाइड बायोलॉजी है उसको मैंने सिर्फ PYQ से ही प्रिपेयर करा था। बाकी मैंने अच्छे से किया था सारा। और इसमें आपको कौन-सी ऐसी यूनिट्स लगी है जो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर की? मतलब बहुत अच्छे से आपने उनको प्रिपेयर किया। ऐसे कोई यूनिट्स थी आपकी इनमें 10 यूनिट्स में से? यस मैम, मैम डेफ बायो जिसको मैंने 15 to 16 टाइम रिवाइज किया। प्लांट फिजियोलॉजी क्योंकि वो मेरा खुद का बैकग्राउंड है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मैम मैंने पूरे 6 महीने पढ़ी है, बिकॉज ये मेरे को एक ऐसा यूनिट लगता था ना। मुझे लगता है कि ये हमें हर एंगल से तंग करता है। इसको लर्न भी करना पड़ता है, इसको अप्लाई भी करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट समझना हो तो क्वेश्चन गलत लग जाता है। तो ये यूनिट मेरे को बहुत तंग करती थी, इसको मैंने पूरे 6 महीने ऑन एंड ऑफ पढ़ा है। सो आपने मुझे बताया कि आपने 15 से 16 बार डेफ बायो रिवाइज किया। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है, 15 से 16 बार रिवाइज करना, क्योंकि लिए जान निकल जाती है। जब हम 3 4 बार 5 बार 6 बार रिवाइज करते हैं ना, फिर लगता है यार क्या बार बार यही चीज पढ़ रहे हैं। सो ये मोटिवेशन कहाँ से लाते थे कि नहीं रिवाइज करना है, फिर से रिवाइज करना है? ये मोटिवेशन कहाँ से आता था? क्योंकि लास्ट ईयर का जो ट्रेंडिंग देखती थी ना कि क्वेश्चंस डेव बायो के बहुत आ रहे हैं। और मतलब मैंने हमेशा सीनियर से भी यही सुना था, यूट्यूब से भी, कि डेव बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है इसको अगर आप अच्छे से कर लो ना तो आपको धोखा नहीं देता। हाँ। अब आता है तो कर के आओगे, इसमें कुछ एज इट इज है, चेंज नहीं होगा। तो मेरे को था कि कुछ भी हो इसको तो मेरे को खाना ही है, बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए ये। बट मैम मेरे साथ प्रैंक हो गया, मेरे शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था सिर्फ डेव बायो का। और एक्चुअली डेफ बायो से फायदा डेफिनेटली आपने ये बताया कि डेफ बायो में फैक्टर्स बहुत सारे हैं। अगर आपको पता है कि BMP4 कहाँ वर्क करता है, FGF8 कहाँ पे वर्क करता है, तो क्वेश्चन वही आएगा। डेफ बायो में ये बहुत अच्छी बात है। उसको म्यूटेट करके दे देंगे कि FGF8 को म्यूटेट कर दे तो बताओ लिम्ब बनेगा या नहीं बनेगा, डिस्टल साइट बनेगी या नहीं बनेगी। सो ऐसे दे देते हैं, धोखा नहीं देता अगर आपको चीजें याद है तो। बाकी सब में आपको मिल सकता है, ऐसे फैक्टर्स वगैरह में क्या ही आप चेंज करके देंगे, तो ये एक खास बात है इसकी।
सो चलो धोखा हो गया आपके साथ, दुःख है मुझे पर ठीक है, बाकी सारे यूनिट्स ने आपका काम बना दिया, ये बहुत अच्छी बात है। सो भावना आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कब से की थी? जैसे आपने कहा कि जून से की थी, पर क्या उससे पहले भी आप प्रिपेयर कर रहे थे सीएसआईआर के लिए? यस मैम। मैम मैं जब मास्टर्स में आई थी तो मैं अपने मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर से ही प्रिपेयर कर रही थी। तो मैंने तब जेनेटिक्स से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, और जेनेटिक्स मुझे मेरे से क्वेश्चन ही सॉल्व होते थे, तो मेरे को लगता था कि पता नहीं कैसा यूनिट है, होता ही नहीं है। फिर मैम मैंने ना यूट्यूब पर सर्च करना स्टार्ट किया CSIR के PYQs। तो मेरे को पता चला कि आप पढ़ाते हो, तो मैंने यूट्यूब से आपकी क्लासेस मतलब पढ़ना स्टार्ट किया। क्वेश्चंस आपके जो आप PYQs कराते थे तो मैंने करना स्टार्ट किए। और जब मैं आपसे एक दो बार समझी तो मेरे से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गए। लाइक मैम वो आपका मेरे को ट्रेन पटरी वाला कॉन्सेप्ट आप जो डबल क्रॉस में करवाते थे वो मुझे अभी तक याद है। तो मुझे आपसे मैंने जेनेटिक्स आपसे ही प्रिपेयर करी। उसके बाद मैंने प्लेटफॉर्म सर्च करना स्टार्ट किया कि आप कहाँ पढ़ाते हो, तो मुझे पता चला कि आप क्लासेस लेते हो। तो फिर मैंने उसके बाद आप जेनेटिक्स पूरी वहां से, और मैम मैंने इतने अच्छे से आपसे जेनेटिक्स पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी कि मैंने जब दिसंबर वाला अटेम्प्ट दिया मैंने बिल्कुल जेनेटिक्स नहीं पढ़ी, बिल्कुल भी नहीं, टच भी नहीं करी। और जब मैं दिसंबर के अटेम्प्ट में क्वेश्चंस करके आई तो जेनेटिक्स के जितने क्वेश्चन आए थे मेरे सारे ठीक हुए वो। तो मैंने इतने अच्छे से आपसे पढ़ के प्रैक्टिस कर ली थी। तो आपका जो आप क्वेश्चंस कराते हो वो सीरीज बहुत हेल्पफुल रहती है हमेशा। तो मुझे खुशी है भावना कि आपको इतने अच्छे से जेनेटिक्स जो है उसमें बहुत अच्छे से आपको हेल्प मिली और मुझे उम्मीद है कि बाकी जो यूनिट्स है उसमें भी आपको पूरी तरीके से यस कुछ जी, मैम, कुछ सेल बायोलॉजी, सेल हाँ, सेल साइकिल पर्टिकुलरली मैम, जिसमें वो क्वेश्चंस आते हैं ना कि G1 फेज में क्रोमोसोम नंबर इतना है, बताओ टीलो फेज में कितना होगा, मियोसिस 2 में कितना। मैम वो चीज मुझे बहुत परेशान करती थी। जब मैं करने बैठती थी मैं आधा आधा घंटा सोचती रहती थी कि नहीं आ रहा। लेकिन जब मैंने आपकी क्लासेस से वो चीज करी तो मैम अब मैं सबको बताती हूँ कि ऐसे नहीं, ऐसे करना होता है, ऐसे नहीं। अब मुझे इतना अच्छे से वो चीज हो गई है। उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मैम मैंने थोड़ी सी वीरेन सर से पढ़ी, कुछ मैंने यूट्यूब से जेनेसिस से पढ़ी। और क्वेश्चंस मैं आपकी क्लास से लगाती थी हमेशा, क्योंकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करवाते थे। तो उसके लिए हमेशा आपसे ही करती थी क्वेश्चंस। चलिए मुझे खुशी है भावना कि आप इतने अच्छे से हर एक चीज़ को कर पाए और आप जो है क्वेश्चन्स आराम से निकाल पाए। आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी है भावना। इसके अलावा भावना आप ये बताइए कि आपका डेली रूटीन क्या होता था? कि आपकी एमएससी हो चुकी थी, आप प्रिपरेशन सिर्फ सीएसआई के लिए कर रहे थे। तो आप मुझे ये बताइए कि आपका डेली रूटीन क्या रहता था? मैम मैंने अपना सिलेबस ऑलमोस्ट, नेट का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट, वो मैंने अपना मास्टर्स के टाइम पे खत्म कर लिया था फाइनल ईयर तक। बस लास्ट जब मैंने पहला अटेम्प्ट, जब मेरा LS हुआ था तो उस टाइम मेरी सिर्फ इतनी सी वो रह गई थी कि मैम मैं रिवाइज नहीं कर पाई बिकॉज मेरे फाइनल एग्जाम्स थे। तो उसके बाद भी मेरे पास 10 डेज बचे हुए थे, अगर मैं रिवाइज करती तो शायद निकल जाता है JRF, बट मैंने हिम्मत हार दी कि अब नहीं होगा मुझसे, छोड़ो इसको। और जब उसके बाद जब मैंने 6 मंथ्स का ये जो ड्रॉप लिया, इसमें मैं सिर्फ रिवीजन करती थी और PYQs लगाती थी। और जब PYQs लगाती थी कई बार होता है कि कुछ हमने पढ़ा नहीं होता, तो उसको मैं वापस से यूट्यूब पे जाके या क्लासेस से जाके कवर अप करती थी। तो पहले 3 मंथ तो मैम मैं यही 6 6 आवर्स 7 आवर्स 8 आवर्स, इससे ज्यादा नहीं पढ़ पाती थी। लेकिन जब लास्ट 3 मंथ्स आए तो मुझे एक प्रेशर फील होना स्टार्ट हो गया, स्ट्रेस आना शुरू हो गया कि अगर अब नहीं हुआ तो मेरे 6 मंथ बर्बाद हो जाएंगे। तो फिर मैम मेरी सिटिंग जो है वो धीरे धीरे अपने आप ही इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई, 9 घंटे 10 घंटे 11 घंटे पढ़ना स्टार्ट हो गई। तो ये मेरा डेली शेड्यूल रहता था। सुबह मैं 11 बजे बैठ जाती थी पढ़ने, एंड फिर पढ़ती रहती थी, बीच बीच में एक एक घंटे की ब्रेक ले ली, खाना खाने के लिए ब्रेक ले ली। तो मतलब मैं डेली टारगेट्स बना के रखती थी अपने कि आज मैंने इतना खत्म करना है, इतने PYQs लगाने हैं। मैं एक पूरे मंथ का टारगेट बना के चलती थी कि इस मंथ ये चैप्टर्स खत्म करने हैं। तो उस तरह से करती थी मैं कवर डेफिनिटली। सो आप रिवीजन पे ही ज़्यादा फ़ोकस कर रहे थे, तो किस तरीके से, क्या अप। नोट्स से रिवाइज़ करते थे आप या क्वेश्चन प्रैक्टिस से? किस तरीके से रिवीजन का पैटर्न क्या रहता था आपका? हाँ मैम, मैं अपने नोट्स बनाती थी जब मैं क्लासेस लगाती थी, तो मैंने अपने नोट्स बनाए होते हैं क्योंकि मेरे को अपनी राइटिंग में ज्यादा इजी लगता है। तो मैं नोट्स बना लेती थी और उसके बाद मैं रिवाइज करती थी कि जैसे मतलब रिवाइज करा उसके बाद क्वेश्चंस लगाए। क्वेश्चंस उसी दिन नहीं लगाती थी, आज पढ़ा तो 2 दिन के बाद लगाऊंगी ताकि ये एनालाइज हो कि मुझे कितना याद है, क्योंकि अभी पढ़ के लगाऊंगी अभी तो हो जाएगा। फिर उससे मुझे एनालिसिस हो जाती थी कि मुझे ये चीज बार बार भूल रही है। तो मैम मैं अलग अलग कलर के मार्कर रखती थी, जैसे एक बार मैंने ऑरेंज से कर लिया, जब दूसरी बार रिवाइज किया और याद रहा कि ये नहीं याद रह रहा है, उसको मैंने किसी और कलर से कर लिया। तो इस तरह से मैं करती थी। उसके बाद मैं PYQs लगाती थी और जो मुझसे सॉल्व नहीं होते थे मैं उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ती थी जाके। और वो PYQ जो मुझसे सॉल्व नहीं हुआ मैं उनको भी हाईलाइट करके रखती थी कि मैं एक बार इनको फिर से गो थ्रू करके जाऊंगी एग्जाम में।
तो मुझे बहुत खुशी है कि भावना कि आप मतलब बहुत मेहनत की आपने। यही मेरे ख्याल से यस, फ़र्क होता है, कोई स्टूडेंट जो है वो निकाल लेता है और कुछ स्टूडेंट्स जो कुछ मार्क्स से ही रह जाते हैं, वही है कि वो छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। जैसे आपने बोला कि आप मार्कर लगा लेते थे, तो ये एक ध्यान देते थे, नोट्स आपने बनाए, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको फाइनली इम्पैक्ट करती है, डेफ़िनिटली करती हैं। सो आप यस नोट्स क्या मैम। बस क्लास देख के जो पढ़ा रहे हैं उसी के हिसाब से आप नोट्स बना लेते थे, वही नोट्स होते थे आपके? यस मैम, मैम जो क्लास में पढ़ाया मैं उसके नोट्स बना लेती थी। और अगर मुझे कभी कभी लगता था कि ये इनसफिशिएंट है या इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसा होता नहीं था कभी वैसे, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता था कि नहीं समझ आया, तो मैं पाथ फाइंडर पढ़ती थी, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने का इतना टाइम नहीं होता है 6 मंथ्स में। तो मैं पाथ फाइंडर, सिर्फ मैंने एक तेज एंड जेगर की बुक पढ़ी है जो मेरी प्लांट की थी, तो मैंने इसलिए उसको पढ़ा, इसके अलावा पढ़ी। तो अगर मुझे लगता था तो मैं वहीं पे स्टिकी नोट्स बना के चिपका लेती थी, और मतलब मैंने अपना मटेरियल बहुत कंसाइज रखा था, एक ही जगह से पढ़ती थी उसको बार बार। इसमें मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आपने कहा कि आपने जेनेटिक्स जब थी शुरुआत जब आप तैयारी कर रहे थे तो बंसल बायोलॉजी आपके सामने आया तो किस तरीके से आपने सर्च किया था कोई क्वेश्चन सर्च किया था यूट्यूब पे या कैसे आपको पता चला कि बंसल बायोलॉजी ऐसे कुछ एग्जिस्ट करता है? यस मैम, मैम मैंने क्वेश्चन, जब मैं डिग्री एनालिसिस शायद क्वेश्चंस करती थी, मुझे समझ ही नहीं आते थे वो कि ये क्या है। तो मैम मैंने क्वेश्चंस मतलब करना सर्च करना स्टार्ट किया कि CSIR PYQs ऑन दिस टॉपिक। तो पहले तो मुझे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो पढ़ाते हैं, बट कंपैटिबिलिटी किसी किसी के साथ बैठती है। तो मैंने इनफैक्ट बहुत बच्चों से फीडबैक सुनी थी पहले आपके बारे में कि बंसल बायोलॉजी करके एक ऐप है, वहां पे मैम जेनेटिक्स पढ़ाते हैं, समझ आ जाती है। तो फिर मैम मैंने भी धीरे धीरे उसको फॉलो अप स्टार्ट करना स्टार्ट किया, और फिर हो गया, समझ आना स्टार्ट हो गई एंड देन। चलिए बहुत खुशी हुई मुझे भावना। तो भावना आप ये बताइए कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे, तो एग्ज़ाम में आपने किस तरीके से स्ट्रैटेजी अपनाई थी? कौन-सा सेक्शन पहले किया था? 3 घंटे को आपने डिवाइड कैसे किया था? मैम मैंने सबसे पहले सी सेक्शन को अटेम्प्ट करा। सी सेक्शन मेरी ऑलमोस्ट 1 और 15 मिनट्स में खत्म हो गई थी। और उसके बाद मैंने बी सेक्शन करी, उसको मेरे में भी 45 मिनट्स या से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया होगा। बस मेरी ए सेक्शन जो थी उसको मैं हाफ एन आवर ही दे पाई, जिसकी वजह से मेरी ए सेक्शन में अटेम्पटेशन थोड़ी कम हुई। अदरवाइज सबसे पहले मैंने बी सेक्शन ही करी। सबसे पहले आपने सॉरी, सी सेक्शन। सेक्शन किया, यस सी सी डेफिनिटली। सी सबसे तो पहले कितने क्वेश्चंस करी, आपने यस किए मैम। थे सी में, बी में और ए में? मैम सी सेक्शन में मैंने 25 के 25 लगा दिए थे। बी सेक्शन में मेरे आई थिंक 26 और 27 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं, और ए सेक्शन में शायद 5 क्वेश्चन कर पाई थी, वो भी नेगेटिव गए होंगे, पता नहीं उसका तो। अच्छा। सो मतलब 25 आपने जो अटेम्प्ट किए थे वो सारे ही सही हुए थे या कुछ उसमें से गलत भी हुए थे सी सेक्शन में? मैम गलत हुए होंगे, तभी परसेंटाइल 99.8 कुछ है सी सेक्शन की। आई थिंक एक क्वेश्चन गलत हुआ होगा मे बी। सो आपने तो 75 में से 25 क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट किए थे? कैसे आप कर पाए थे वो 25 क्वेश्चन सेलेक्ट? ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बच्चों को बहुत डाउट होता है कि 75 में से 25 करे कैसे? हो सकता है क्या ये 3 घंटे में चीज़? तो ये आप बताइए, स्ट्रैटेजी क्या होती है? आराम से हो जाता है। जब हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं तो हमें क्वेश्चन पढ़ के पता तो चल जाता है कि कौन से यूनिट से है, और हमें ये भी बहुत अच्छे से पता होता है कि हमारे किस यूनिट पे कितनी अच्छे से कमांड है। हुँ। तो मैम मैंने करना स्टार्ट किए। स्टार्टिंग इनिशियली मुझसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे, क्योंकि 50-50 रहता है कि पता नहीं होगा या नहीं, क्या पता मैं गलत ना मार्क कर दूं। तो मैंने जब स्टार्ट में करना स्टार्ट किए, तो जो मेरा सेट था उसमें ऐसा था कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन टफ थे, मुझसे नहीं बन रहे थे। हुँ, तो एक तरह से मैं एंजाइटी में आ गई कि ये तो मुझसे हो नहीं रहा। लेकिन फिर मैंने अपने आप को पूरी काम डाउन रखने की कोशिश करी कि कोई बात नहीं, होगा होगा, पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी अगर मैंने अभी अपना सेल्फ कंट्रोल लूज कर दिया। तो मैंने लास्ट से क्वेश्चंस करना स्टार्ट किए। मुझसे स्टार्टिंग से नहीं बन, जब मैंने लास्ट से करना स्टार्ट किया तो मुझसे क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो गए। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायो मुझे बहुत ज्यादा दिख रही थी पेपर में। इनफैक्ट PYQs ही 2-3 रिपीट हुए थे शायद से, हुँ, हुँ। तो मुझे उनके आंसर भी पता थे। हुए थे, आई थिंक बायोकेमिस्ट्री का था, इसके अलावा वो कैसेट जो रिकॉम्बिनेंट DNA का है, वो क्वेश्चन रिपीट था, और एक दो क्वेश्चन रिपीट थे। तो इस फिर बार मुझे हुए कॉन्फिडेंस आ गया कि हो रहा है। इस बार यस मैम, हुए हैं। काफ़ी क्वेश्चन हुए हैं, जैसे मॉर्निंग और इवनिंग मार्केट। दोनों की मिला के अगर मैं बात करूँ, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं जो पिछली बार सीएसआईआर ने एक ऑप्शन पूछा है, सेम डिट्टो ऑप्शन सीएसआई ने इस बार भी यस पूछा है, सेम डिट्टो ऑप्शन। यस पिछली बार ऑप्शन यस के तौर पे क्वेश्चन था, अब वो क्वेश्चन बना के डाल दिया है। तो ऐसे यस बहुत सारे मैम। इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट में हुए हैं कि रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, तो इसलिए इससे मैं ये भी बोलना चाहूँगी स्टूडेंट्स को कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करिए। जैसे भावना ने कहा वो तो उनको याद था, रटा हुआ था उनको क्वेश्चन, तो उन्होंने वो तो ऐसे ही मार्क कर दिया।
सो प्रीवियस ईयर होते हैं रिपीट और इस तरीके से होगा। सो इसके यस अलावा मैम। मुझे आपसे भावना ये बात पूछनी है कि जैसे कि अभी आपने बता भी दिया पर फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि स्ट्रेस कैसे मैनेज किया आपने एग्ज़ाम के टाइम पे कैसे मैनेज किया? मैम स्ट्रेस यही था कि स्टार्टिंग में जब मैंने करना स्टार्ट किया तो मुझे नहीं हो रहे थे क्वेश्चंस। तो फिर मैंने अपने आप को बहुत समझाया कि कोई बात नहीं, 5 मिनट मैंने लिए आराम से, पानी वानी पिया कि नहीं आराम हो जाएगा हो जाएगा, टेंशन नहीं ले। फिर मैम वही जब लास्ट से करना स्टार्ट किया, एक्चुअली मैं पूरे पेपर में डेफ बायो ढूंढ रही थी कि कहीं क्वेश्चन मिल जाए। तो मुझे एक क्वेश्चन मिला, उसके अलावा तो नहीं मिला। फिर उसके बाद मैम बेसिकली जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की भी बात करूँ तो क्वेश्चन उसके रिपीट नहीं थे, बट कॉन्सेप्ट रिपीट था। हुँ, हुँ, जैसे हुँ। पीवाईक्यूज के जो कॉन्सेप्ट हम समझ, मतलब बेसिकली पीवाईक्यूज करने का मतलब ही होता है कि हमें एक नया कॉन्सेप्ट या किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है हुँ, वो हुँ। पता चल जाए। तो वो कॉन्सेप्ट रिपीट थे, मुझे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया कि नहीं क्वेश्चन बन रहे हैं बन रहे हैं बन रहे हैं। फिर जब मैं बी सेक्शन में आई तो मुझे लगा कहाँ ही होगा, इसमें तो पूरा क्रैमिंग चेक होती है कि कितना अच्छे से रटी हुई है चीजें। बट जब मैंने मतलब 20+ क्वेश्चन लगा दिए, 20 जब मैंने काउंट किए मेरे 25+ क्वेश्चन हो गए थे। हुँ, तो हुँ। फिर मेरे को अपने आप कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं ठीक गया, इतना भी वो नहीं है। बट मैं श्योर नहीं थी इस बात को लेके कि जो मैंने क्वेश्चंस मार्क किए हैं वो गलत है या सही है। बस मैं लास्ट के 30 मिनट्स में थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रेस में आई हूँ, क्योंकि मेरा कैलकुलेटर, मतलब शायद मैं डरी हुई थी जिसकी वजह से मैं माउस को दो दो बार क्लिक करती जा रही थी, तो मेरा कैलकुलेट नहीं हो पा रहे थे क्वेश्चंस। बस इस वजह से बाकी हो जाता है मैनेज। वाक़ई हो जाता है, अच्छा। ये बात सही है कि डर लगता है कभी-कभी आपको मतलब देखा जाए तो बीच-बीच में होने लग जाता है डर और आपने जैसा कहा कि शुरू में आपके क्वेश्चंस भी नहीं बन रहे थे, तो उसकी वज़ह से भी थोड़ा-सा डाउन होने लग जाता है, तो स्टार्ट कहीं और से कर लो, 10 क्वेश्चन स्किप कर दो, कुछ तो ऐसा हाँ, कर लो जिससे आपका होने लग जाए। ऐसे क्वेश्चंस ढूँढो जो आपने यूनिट्स पढ़ी है उनमें से ढूँढो, वेरी गुड। ये बहुत अच्छी बात बताई। और भावना तुमने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, तुम बता रहे हो कि तुमने पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, इसके अलावा तुमने पूरा पेपर बैठ के भी घर पे सॉल्व करके देखा था? 3 आवर का अलार्म वगैरह लगा के कुछ? यस मैम, मैंने लास्ट जिस दिन मेरा एग्जाम था उसके पिछले दिन मैंने ये चीज करी थी। मैंने शायद जून 2023 का ही पेपर सॉल्व किया था कि मेरा टाइम मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मेरा हो गया था टाइम मैनेज, तो मुझे था कि हो जाएगा, इतना वो नहीं है, क्योंकि मेरा 1 आवर में ऑलमोस्ट सी सेक्शन कंप्लीट हो जाती थी। हुँ, हुँ। तो सी सेक्शन का ही मेन होता है, उसी में ज्यादा टाइम लगता है, तो वो हो जाता था। तो फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि हो जाएगा टाइम मैनेज। ओके। और पीवाईक्यू जो तुम प्रैक्टिस कर रहे थे, वो तुमने एक ही बार प्रैक्टिस किया था? फॉर एग्जांपल डेव बायो की पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, तो एक ही बार किया था या काफ़ी बार आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी? मैम किया था, पहले तो मैं क्लास क्लास से क्वेश्चंस करती थी, इसके अलावा मैंने ऑनलाइन बुक परचेज करी थी पीवाईक्यूज की। शायद लास्ट 25 ईयर्स के क्वेश्चंस थे उसमें, उसके साथ उसमें एक्सप्लेनेशंस भी थी। तो मैम मैं उसको मैंने 2 बार किए थे। हालांकि मैं चाहती थी कि मैं मिनिमम 5 बार करके जाऊं, बट मेरे पास टाइम नहीं था इतना। तो मैंने 2 बार क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वही हाईलाइट किया था जो मुझे नया कॉन्सेप्ट लगा है, इस तरह से मैंने दो दो बार क्वेश्चन सारे यूनिट्स के किए थे सॉल्व उसमें से। सारे यूनिट्स के आपने 2-2 बार किए थे। और यस पीवाईक्यू मैम। के साथ-साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन्स भी करते थे आप? नो मैम, मैम इतना टाइम ही नहीं मिल पाया मेरे को। मैंने सिर्फ पीवाईक्यूज ही किए, वो भी मुझे बहुत लगते थे। मैं 25 क्वेश्चंस लगाती थी तो थक जाती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने अपना वो स्टेमिना बढ़ाना स्टार्ट किया कि मिनिमम डेली मैं 50 क्वेश्चंस तो लगाऊं एक दिन के। तो फिर धीरे धीरे हो गया। इससे मुझे एक और क्वेश्चन आया कि भावना जभी भी कोई स्टूडेंट तैयारी करता है, मैं जभी भी देखती हूँ कोई भी स्टूडेंट नए बैच में जुड़ता है और वो स्टार्टिंग के जब डेज़ में आता है तो बोलता है कि मैम सेक्शन सी के क्वेश्चन्स की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही। बहुत सारे क्योंकि जो सीएसआईआर होते हैं उसमें थोड़ी लैंग्वेजेस कॉम्प्लिकेटेड होती है, पूरा प्रोसेस देते हैं। शुरू-शुरू में बच्चा एक बार डर जाता है। आपके साथ हम्म। भी ऐसा कुछ हुआ था? यस मैम, मैम जब मैं मास्टर्स के टाइम पे प्रिपेयर कर रही थी और तब क्वेश्चंस लगाती थी, तब मेरे साथ ऐसा होता था। फिर मैंने धीरे धीरे सी सेक्शन को ज्यादा टाइम देना स्टार्ट किया। मतलब मैंने अपने आप को समझाया कि कोई बात नहीं, 5 मिनट एक्स्ट्रा ले ले, बट समझ समझ के कर। फिर धीरे धीरे मैम जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो फिर धीरे धीरे अपने आप होना स्टार्ट हो जाता है। पहले तो नहीं पता चलता स्टार्टिंग में सी सेक्शन का, लेकिन धीरे धीरे हो जाता है अगर हम हम लय अच्छे से में बैठ प्रैक्टिस जाते हैं उस चीज़ के, जैसे होता है ना कि करें। किसी इंसान के साथ अगर हम रह रहे हैं तो शुरू में उसको पहचान नहीं पाते, लेकिन कुछ टाइम में पता चल जाता है कि हाउ ही और शी विल रिएक्ट। तो वो वाली यस बात मैम। क्वेश्चंस में है, वेरी नाइस। सो इसके अलावा अगर कोई प्रिपरेशन अब कर रहा है सीएसआईआर की 2024 जून के लिए या दिसंबर के लिए, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे भावना? मैम मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगी कि सबसे पहले उन यूनिट्स के साथ
स्टार्ट करो जो मतलब उनको लगता है कि वो अच्छे से कर सकते हैं, है ना, कब सबका अपना अपना वो होता है। तो कुछ मतलब जैसे मेरे को जोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं कर ही नहीं सकती, तो मैंने उसको टोटली स्किप किया। तो वही यूनिट्स पहले टारगेट करो जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट भी है, आपको इंटरव्यू में भी काम आएंगे, जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं इसमें उनको सबसे पहले टारगेट करना चाहिए। जनरली मैंने ये देखा है कि मैंने मैंने सुना भी है, बच्चे बोलते हैं कि इकोलॉजी इवोल्यूशन बहुत इजी होता है, इसको सबसे पहले करना चाहिए। बट मैम मैंने लास्ट मतलब जितने भी पेपर सॉल्व किए हैं उससे मैंने ये चीज एनालाइज करी है कि इकोलॉजी इवोल्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ तो आपको बना देगा या आपको डुबा देगा। मैम मैं ये माई मे बी रॉन्ग, हो सकता है मेरा परसेप्शन गलत हो इसको लेके, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता था कि यहाँ तो बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा या बहुत डुबा देगा। क्योंकि जो तो आपने जिस तरह के क्वेश्चन क्लास में किए हैं, अगर तो वैसा क्वेश्चन आ गया आप आराम से कर लोगे, लेकिन कभी कोई न्यू एग्जाम्पल दे दिया, उसको किसी न्यू तरीके से पूछ लिया, तो हम उसमें फंस जाते हैं और फिर हम डरते हैं कि यार इतना इजी चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं लग रहे तो आगे क्या करूंगी मैं। तो वो एक मेरे को लगता है कि थोड़ा सा मतलब मेरा परसेप्शन यही था कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि ये जहाँ तो डुबाएगा जहाँ तो बनाएगा। तो कोर सब्जेक्ट्स पे मैंने ज्यादा फोकस रखी, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, इन सब पे ज्यादा फोकस रखनी चाहिए। और सिर्फ रिवाइज नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाओगे आपकी तैयारी हमेशा 50% रहती है। तो 50% तभी आपकी पूरी होगी जब आप क्वेश्चंस लगाओगे, क्योंकि उससे आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आपको पता चलेगा कि सीएसआईआर कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। आपको ये भी पता चलेगा, जैसे मैम डेफ बायो में सीएसआईआर ऐसे मतलब क्वेश्चंस मैंने देखे हैं दो तीन उसमें कि स्टेटमेंट एज इट इज दी होगी, जैसे आपने क्लास में पढ़ी है। जैसे हाइड्रा का एक क्वेश्चन था कि उसमें कुछ म्यूटेंट का केस था और वहां पे उन्होंने एज इट इज स्टेटमेंट उठा के स्टैंडर्ड बुक की दी हुई थी, बट वहां पे बर्ड्स की जगह टेंटेकल्स कर दिया था। सिर्फ हम्म। इतना सा था, इतना बीटा ध्यान से हम कैटेनाइन। पढ़ते ही। बीटा यस कैटेनाइन मैम, पे इतना। पूछा गया क्वेश्चन। यस मैम, बीटा कैटेनिन का था क्वेश्चन वो। और इतना ध्यान से हम पढ़ते नहीं, हम बोलते हैं कि ये तो चारों ऑप्शन सही हैं, ये तो होगा नहीं कि क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा, चलो लगा देते हैं इसको। तो उस मतलब वो जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये सब चीजें धीरे धीरे समझ आना स्टार्ट हो जाएगी कि सीएसआईआर का तरीका क्या है क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपको कॉन्फिडेंस देगी। तो ये मैं थोड़ा सा रेकमेंड करना चाहूंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दें। और मेरे को लगता है जैसे मेरे को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से बहुत ज्यादा डर लगता था, तो जिस सब्जेक्ट से आपको डर लगता है उसको आप डेली पढ़ो। डेली नहीं पढ़ सकते तो वीक में 2-3 बार तो मिनिमम उसको पढ़ो। और एक्चुअली ये जो आप क्वेश्चन बोल रहे हो यही क्वेश्चन ऐसा है जो सेम इसी पैटर्न पे पूरा सेम क्वेश्चन सीएसआर ने पहले 2019 या 18 में पूछा हुआ है। तो उन्होंने रिपीट यस मैम। किया है ये क्वेश्चन। ये टेंटेकल्स यस। वगैरह की बॉडी एक्सिस बनती है, टेंटेकल्स बनती है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी ध्यान से सॉल्व करना है। एक तो हम सॉल्व करते हैं अपनी धुन में और एक ध्यान से सॉल्व करने में डिफरेंस है, तो ध्यान से सॉल्व करना चाहिए। क्या पता ये क्वेश्चन फिर से इस बार सीएसआर पूछ ले, तो इस मेंटालिटी के हम्म। साथ जब हम सॉल्व करेंगे तो पूरे कॉन्संट्रेट रहकर कर पाएंगे। और भावना, इस बार आपका अब क्या प्लान है? अब सीएसआर आपका हो चुका है, अब आपका क्या प्लान रहेगा? मैम वही अभी रिसर्च में जाऊंगी, मे बी एनआईपीजीआर या आईसीजीपी वगैरह लैब्स के लिए सोच रही हूँ। तो जब निकलेगा वहां की वैकेंसी तो मैं अप्लाई करूंगी इंटरव्यू के लिए। सो आपका पीएचडी का पूरा मन है कि आपको पीएचडी करनी है? यस मैम। दैट्स ग्रेट भावना। सो भावना, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे आपने बातें बताई जो मुझे डेफिनेटली पूरी उम्मीद है कि स्टूडेंट्स को पक्का हेल्प करने वाली है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट भावना फॉर योर पीएचडी इंटरव्यू एज वेल एज फॉर पीएचडी। आई होप कि आप उसी तरीके से ऊंचाई छुए जिस तरीके से आपने सीएसआईआर को क्लियर किया। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक सो यू सो मच मच। भावना। बाय बाय। ओके।